नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑडिट का एक और नया चैप्टर मेमोरी टेक्निक्स के साथ। इस भी चैप्टर को निपटा देंगे और आपको वादा करता हूं जैसे आपको पिछली वीडियोस में मजा आया है इस वीडियो में भी आपको मजा आएगा। और पूरा का पूरा टॉपिक ये 5 नंबर का कम से कम पेपर में आएगा और बहुत ईजी टॉपिक है। और मेरे दोस्त सोच रहे होंगे ये ग्रुप ऑडिट करके जो चैप्टर मैंने आज चूज किया है, आप सोच रहे होंगे कि ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो मेरे ओल्ड नवंबर 23 वाले और मई 23 या उससे पहले वाले दोस्त हैं, तो देखिए इसमें कोई नया कुछ ऐड नहीं हुआ है। चैप्टर वही पुराना है आपका, बस नाम उसका बदल दिया है, ग्रुप ऑडिट कर दिया। ये कंसोलिडेटेड, आपने अगर चैप्टर देखा हो, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ये वही डिट्टो सेम चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी करे और कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में। ये देखिए मेमोरी टेक्निक्स, ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है। मोस्टली टॉपिक्स मैंने मेमोरी टेक्निक से कवर करूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो मेमोरी टेक्निक्स के साथ ना कवर हो, उसको मैं ऊपर से आपको मार्क करा दूंगा और आप खुद पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे मैंने उसकी मेमोरी टेक्निक्स बना दी है। बाकी और भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप मेरे को बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा ग्रुप ऑडिट करके ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर हमारा है ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इससे आप ग्रुप ऑडिट कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं ये कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। मार्क करते जाए, जो मैं मार्क करा रहा हूँ वही आप पढ़ लेंगे, बहुत है, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसके बाद देखिए क्या क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, कैश फ्लो होता है, उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है और एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है। अगर आपने FR अकाउंट्स कुछ भी पढ़ रखा है तो आपको ये पता है कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। बस उसके आगे कंसोलिडेटेड लगा देना है। क्या क्या होती है आपकी बैलेंस शीट, आपकी P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और साथ में आपकी क्या होती है चेंजेस इन द इक्विटी। ये 5 आपके पॉइंट होते हैं। ठीक है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बहुत आसान था इसके अंदर। और अगर आप देखें इसके अंदर और क्या पढ़ने वाला है, देखिए इसको इतना कुछ खास पढ़ने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे, इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें अंदर भी कुछ नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, क्या मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट के अंदर की, कुछ चीजें बता रखी है। आपको जो करना है कि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 के अंदर क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इंक्लूडिंग द ये इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमारा सेक्शन 129 क्या कहता है कि कंपनी जो भी, मतलब कंपनी जो है जिसकी वन और मोर सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अपनी जो सब्सिडरी और एसोसिएट है उनकी साथ भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये आपने देखिए, कंसोलिडेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना FR में, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएगी। ये वही सब चीजें लिखी है इसके अंदर। उसके बाद ये बता रहा है सेक्शन 129 सब सेक्शन 4 का बता रहा है। इसमें क्या होता है, ये क्या बता रहा है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो बता रहा है। आपको क्या याद रखना है, सेक्शन 129 सब सेक्शन 4, 129 सब सेक्शन 3 और ये यहाँ पर ये आपको बताएगा AOC 1 हो गया। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि शेड्यूल 3 को फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। बस यही सब था इसके अंदर। क्या क्या आपने 4 क्रक्स क्या निकाले हैं इसके अंदर। एक 129 सब सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का कंप्लाई करना है, 129 सब सेक्शन 4 कंप्लाई करना है। उसके बाद आपको AOC 1 आपका ये फॉर्म है जिसके अंदर ये आपकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में आपको शेड्यूल 3 का कंप्लायंस करना है। बस ये आपके 5 पॉइंट है। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी से, इसकी मेमोरी टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा था इसके अंदर। अगर अगला टॉपिक एक आप ये मार्क कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें, ये टॉपिक आपका आया भी था अभी, अगर आप लेटेस्ट नवंबर 23 की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द CFS शेल नॉट अप्लाई टू द कंपनी। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, क्या अगर जो आपकी होली ओन सब्सिडरी है या फिर आपकी जो पार्शली ओन सब्सिडरी है, एंड ऑल इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग whether or not have been intimated in writing that the proof of delivery is available with the company that they do not object company preparing the CFS। जो आपकी होली ओन सब्सिडरी और जो पार्शली ओन सब्सिडरी है ना आपकी कंपनी की, और उसके मेंबर्स ने, ठीक है, उसने इंटीमेट कर दिया है और उसका प्रूफ भी अवेलेबल है, और वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कंपनी को कि वो प्रेजेंट अगर नहीं प्रेजेंट कर रही तो कोई इशू नहीं है। अगर ये आपकी होली ओन सब्सिडरी और पार्शली ओन सब्सिडरी अगर ऑब्जेक्ट नहीं करती तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको
यहाँ पर सीएफएस बनाने की। उसके बाद अगर बात करें कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, जिसकी यहाँ पर चाहे इंडिया की बात हो चाहे बाहर हो, अगर आप जो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी ना ही लिस्ट हुई है या फिर ना ही प्रोसेस में लिस्ट होने के, अगर वो कोई कंपनीज है तो उसके अंदर भी एग्जाम्प्ट है, उनको भी कोई जरूरत नहीं है सीएफएस बनाने की। और अगर आपकी अल्टीमेट और द इमीडिएट होल्डिंग सब्सिडरी जो है वो सीएफएस प्रिपेयर कर देती है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तब भी आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट है, बहुत आसान से थे, आपको कुछ दिक्कत की बात नहीं आएगी, आपको बस याद हो जाएगा अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लोगे, ठीक है। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं, कभी आपसे पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट एंटिटी की अगर बात करें, ये क्या कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो है, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट टू प्रेजेंट द सीएफएस इफ इट मेजर्स ऑल इट्स सब्सिडरी एट द फेयर वैल्यू। देखो ये क्या कह रहा है, अगर ये अपनी सब्सिडरीज को, ऑल इट्स सब्सिडरीज को अगर फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है क्या करने की, सीएफएस प्रेजेंट करने की, ठीक है। एफवीटीपीएल आपने पढ़ रखा है, ये अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखा होगा तो ये एफवीटीपीएल आपने पढ़ रखा होगा। अगर ये कह रहा है कि अगर आपने एफवीटीपीएल पे शो करते हो तो आपको सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब बात करेंगे, अब मेरे दोस्त पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होती है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी में आपको क्या क्या कीवर्ड्स याद करने हैं, कीवर्ड्स याद कर लो, बस आपने ये कीवर्ड याद रखने हैं। जो अपने यहाँ पर इन्वेस्टर से फंड ऑब्टेन करती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, और क्या करती है कमिटेड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट जो है इसका जो सोल मोटिव जो होता है ना इन्वेस्टमेंट्स का, उसका मोटिव होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न करना, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करना और बोथ ये रिटर्न करना, और मेजर और इवेल्युएट करते हैं ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू बेसिस। कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था यार। देखो अब तक एक बार फटाफट रिवाइज करते क्या क्या पढ़ा हमने। पहले पढ़ा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में हमने बता दिया बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और ये सब, ठीक है। कुछ था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने बताया कि क्या क्या कंप्लायंस करना है। आपने सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 का कंप्लायंस करना है, 4 का कंप्लायंस करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना है, शेड्यूल 3 का कंप्लायंस करना है। उसके बाद बता दिया कि कौन किस किस को यहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं है सीएफएस, किस किस को जरूरत नहीं है। अगर होली ऑन सब्सिडरी और जो ये पार्शियल ऑन सब्सिडरी है इन्होंने इंटीमेट कर दिया है और इनको इंटीमेट कर दिया गया है और प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल है इनके पास, और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है अभी तक और ना ही प्रोसेस में है तो उस कंपनी को भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर अल्टीमेटरी और इमीडिएटरी होल्डिंग कंपनी अगर आपकी सीएफएस फाइल कर देती है रजिस्ट्रार के साथ, तब भी आपको कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको बता दिया मैंने एंटिटी कौन सी होती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी में मैंने आपको बताया कि आपको सीएफएस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी सब्सिडरीज को मेजर कर रहे हैं एफवीटीपीएल पे, और एफवीटीपीएल पर आप मेजर कर रहे हैं तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करें फंड्स की, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की अगर बात करें कि कौन सी होती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो होती है जो आपके फंड्स लेती है किससे, इन्वेस्टर से, और उसको क्या यूज करती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में। और वो फंड्स जो है किस पर्पस क्या होता है उन फंड्स को यूटिलाइज करने का, आप कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न कर सके, आप इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न कर सके, या फिर बोथ। और साथ में क्या कह रहा है, ये अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करते हैं एफवीटीपीएल के ऊपर। बहुत आसान था, कितना आसान था, मतलब इसमें मेमोरी टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा। अगर आप ये वाले टॉपिक की बात करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है। इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं आपको अगर क्रस बता दूं कि ये क्या कह रहा है। आज आपने 51% शेयर होल्ड कर लिया किसी कंपनी में, उसके बाद आपने 20% शेयर सोल्ड कर दिए नियर फ्यूचर में, तो क्या ये आपको सीएफएस बनाना है, ये नहीं बनाना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, आपको वो एग्जेम्पशन दे देता है सीएफएस बनाने से। अगर यहाँ पर जो आपको पहले ही पता लग गया कि ये जो हमने ऑब्टेन करे थे ना, ये टेम्परेरी पर्पस के लिए ऑब्टेन करे थे, और ये जैसे ही हम इसको भेजेंगे तो हमारा कंट्रोल लूज हो जाएगा। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे क्या लिखा है, देयर इज नो एग्जेम्पशन ऑफ द टेम्परेरी कंट्रोल फॉर ऑपरेशन ऑफ द ये, इट इज मैंडेटरी फॉर द इंड एस। इंड एस के अंदर ये कंपल्सरी है, लेकिन जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं ये प्रिपेयर करने की, अगर कंट्रोल टेम्परेरी है। अगर आपको पहले ही दिन इंटेंशन पता चल जाता है कि हमारा ये जो कंट्रोल है वो टेम्परेरी है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलती है। इंड एस किसी भी तरीके की एग्जेम्पशन नहीं देता है। और ये क्या कहता है कि अगर आप नहीं प्रिपेयर कर रहे सीएफएस, तो अगर आप अकाउंट शेड्यूल 3 का भी कंप्लायंस करते हैं ना, तो वो भी सफिशिएंट है। तो इसके अंदर यही था, इसके अंदर मोटा मोटा बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है।
अगर आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसकी हम मेमोरी टेक्निक के साथ याद करेंगे। देखिए इसकी मेमोरी टेक्निक क्या बनाई है, इसकी मेमोरी टेक्निक ये है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। आपको क्या करना है, तीन चीजें आइडेंटिफाई करो, क्या करो, तीन चीजों को आइडेंटिफाई करो, जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले लो, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो कर लो, कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन कर लो। क्या क्या याद रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, कन्वर्जन करना है। अब क्या क्या करना है, देखो क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, साथ में आपको आइडेंटिफाई करने हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, फिर आपको आइडेंटिफाई करने हैं कंपोनेंट्स, और फिर आपको करनी है एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट्स और गैप कन्वर्जन। ठीक है, अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखाऊं, आपको 6 पॉइंट याद हो चुके हैं। देखो 6 के 6 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। देखो क्या क्या बोला है मैंने, तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई क्या करना है, कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था मैंने आपको, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। समझ आ गई, ये तीन चीजें क्या करनी है आपने, आइडेंटिफाई। उसके बाद आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है कंप्लीट और एक्यूरेट, किससे, कंपोनेंट से। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट, क्या करनी है, कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और आपको बताया था कन्वर्जन किसका, गैप कन्वर्जन। देखो क्या है, कितना आसान था। आइडेंटिफाई क्या करना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और क्या आइडेंटिफाई करना है, कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है कंपोनेंट से जो कि कंप्लीट और एक्यूरेट हो। उसके बाद गैप कन्वर्जन, उसके बाद एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन, एडजस्टमेंट। क्या था, 5 मिनट एक ही आपको लाइन याद करनी है, और आपके 7 नंबर 6 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आएगा 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। एक लाइन क्या याद रखनी है, तीन चीजें आइडेंटिफाई करो, इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंफॉर्मेशन ले लो, जो एडजस्टमेंट करनी है एडजस्टमेंट कर लो, कन्वर्जन कर लो, खत्म। बहुत इजी था यार, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अगर बात करें अगले टॉपिक के ऊपर बढ़े हम, तो अगला टॉपिक क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर सकते हो, एक ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है पूछने के लिए। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, जितना आपने ऑडिट में पढ़ा है ना, बस उसको याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा क्या क्या करा है। हम ऑडिट में हर जगह पढ़ते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, और क्या पढ़ते हैं हम, ट्रू एंड फेयर व्यू पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, एज पर एफआरएफ करते हैं। उसके बाद हमने उसके बाद कंपनीज एक्ट को याद कर लेना। कंपनीज एक्ट में 143 सबसेक्शन 1 पढ़ते थे, किसका, रिपोर्ट बनाने वाला। 143 सबसेक्शन 3 पढ़ते थे, किसका, 143 सबसेक्शन 1 इंक्वायरी वाला, 143(1) वाला रिपोर्टिंग वाला। देखो कितने आसान पॉइंट है, आपको याद हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा है इसमें, आपको सेटिस्फाई करना है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है। आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रिपेयर करना है, इंक्वायर करने हैं मैटर्स 143 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट वाले। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है किसके ऊपर, मैटर्स जो कि आपके 143 सबसेक्शन 3 में लिखे हैं। साथ में आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करने हैं एफआरएफ के अकॉर्डिंग। सिंपल जब पॉइंट था ये। देखो अगर आप मेमोरी टेक्निक भी देखो, इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको सीएफएस प्रिपेयर करना है एफआरएफ के अकॉर्डिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करना ओपिनियन, साथ में आपको इंक्वायर करना है और आपको रिपोर्टिंग देनी है। समझ आ गया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बहुत इजी सा टॉपिक था यार, इसके अंदर और कुछ खास है ही नहीं। मैं आपको बताऊं बहुत इजी चैप्टर है ये। अगर आप इसके बाद आए ऑडिट कंसिडरेशंस की बात करें, तो इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एक ये प्लानिंग ऑफ ऑडिट करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। या आप पढ़ सकते हैं खुद से, एक बार इसको पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये टॉपिक भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, ये इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक भी एक इम्पोर्टेंट है। ये मटेरियलिटी को लेकर एक टॉपिक आ सकता है, टू कंप्यूट द मटेरियलिटी एज अ ग्रुप एज अ होल। उसके बाद मटेरियलिटी जो कंप्यूट करनी है, ये सब अगर आप प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो ऑल्सो कंप्यूट्स द मटेरियलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, उसको कंपोनेंट ऑडिटर के साथ डिस्कस करना है, उसको बताना है, ये सब चीजें हैं। कंफर्मेशन भी लेनी है उससे इंडिपेंडेंस को लेकर। मतलब मोटा मोटा ये कह रहा है कि जब आप मटेरियलिटी करते हैं तो आप मटेरियलिटी एज अ ग्रुप एज अ होल मटेरियलिटी निकालो। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मटेरियलिटी जब आप निकालते हैं तो आप जो मटेरियलिटी निकालते हैं तो आप ये कम्युनिकेशन करो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ, प्रिंसिपल ऑडिटर को कह रहा है ये। और प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, कंफर्मेशंस भी ले सकता है, किसके ऊपर, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, कोड ऑफ एथिक के ऊपर और डिस्क्लोजर्स के ऊपर।
ठीक है, समझ आ गया। ये टॉपिक भी हमने डिस्कस कर ही लिया, मैंने सोचा था इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसको भी हमने डिस्कस साथ साथ कर ही लिया, कुछ खास इसमें भी नहीं है। देखो उसके बाद अगर आप देखें प्लानिंग ऑफ ऑडिट, ये है आपका प्लानिंग वाला टॉपिक जो मैं आपको कह रहा था, इसकी मेमोरी टेक्निक के साथ याद रखेंगे। इसके अंदर तो देखिए मेमोरी टेक्निक की भी याद नहीं है, आपको 3 शब्द याद रखने हैं इसके अंदर। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको डिटरमाइन करना है और आपको कोऑर्डिनेट करना है। ये देखो आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है दो चीजों की आपको डिटरमाइन करना है और एक आपने कोऑर्डिनेट करना है। दो चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद कोऑर्डिनेट करो और उसको डिटरमाइन करो। देखो कौन कौन सी है। अंडरस्टैंड आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट। क्या अंडरस्टैंड करना है, जब आप प्लान कर रहे हैं सीएफएस को तो आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट। और आपको क्या याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर एंड द ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द आईटी कंट्रोल्स एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। कोऑर्डिनेट क्या करना है, कोऑर्डिनेट द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। और साथ में डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ द अदर ऑडिटर वर्क। कुछ भी नहीं था, अंडरस्टैंड करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज पेरेंट की, साथ में उसके आईटी कंट्रोल्स, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स वो अंडरस्टैंड करने हैं। कोऑर्डिनेट किससे करना है, कोऑर्डिनेट करना है द वर्क टू बी परफॉर्म। क्या क्या डिटरमाइन करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और क्या करना है आपने, डिटरमाइन एक्सटेंट एंड द यूज ऑफ द अदर ऑडिटर वर्क। कुछ था ही नहीं इसके अंदर। 5 पॉइंट आपको 5 के 5 पॉइंट याद हो गए। देखो अंडरस्टैंड करना है ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग आईटी कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ये सब ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड करनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। डिटरमाइन करना है एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ द अदर ऑडिटर वर्क। उसके बाद आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। समझ आ गया, मजा आया, बहुत इजी सा था ये, मतलब मजा आ रहा है मेरे को तो यार। बाकी आपको मजा आ रहा है तो जरूर बताना। देखो अगर आप कहो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एक वीडियो और इसका पार्ट 2 करके बना देंगे, जैसा आप कहो। देखो मेरे हिसाब से हमें एक टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद चलो यार इसको खत्म कर लेते हैं। कुछ कुछ टॉपिक आपको मैं खुद से पढ़ने के लिए दे दूंगा, लेकिन जो जो आपके मतलब मैंने मेमोरी टेक्निक्स बना रखी है जिन जिनकी, वो मैं आपको बता देता हूँ सारे। बाकी जो आप टॉपिक्स हैं उसको आप खुद कर लेना, ठीक है। 90% टॉपिक आपको मैं करा दूंगा। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, ये किसके ऊपर है, कंप्लीटनेस ऑफ द कंपोनेंट्स के ऊपर। कंप्लीटनेस के ऊपर ये पॉइंट है, ये आपको 5 ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये याद करने हैं। कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे आप सीएफएस की, आपको इसकी मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखनी है। आपको मेमोरी टेक्निक ये है इसकी याद करने की, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है और 3-4 चीजों को रिव्यू करना है, या फिर 4-5 चीजों को रिव्यू करना है। आप अगर खाली ये भी याद रख लोगे ना कि आपने कंप्लीटनेस के अंदर 4-5 चीजों को रिव्यू करना है, तो आप 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे। अगर आप पूरी लाइन याद रख दोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। क्या क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, 4-5 चीजों को रिव्यू करना है। रिव्यू किस किस का करना है, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। Review the investments of the parent and the component. Review the working papers of the prior year. Review the parent's procedures to identify the component. बस देखो सारे ये वाले पॉइंट है। क्या करना है आपने, 4 चीजों को रिव्यू करना है, 4-5 कोई भी 4-5 चीजें आपको याद आ जाए रिव्यू करने की। किस किस को, रिव्यू द वर्किंग पेपर, पेरेंट्स प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, रिव्यू द ज्वाइंट वेंचर एंड द ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, रिव्यू द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। बस आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। और आपने एक चीज और क्या करनी थी, देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, शेयर होल्डिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है। देखो इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द न्यू कंपोनेंट्स व्हिच गोज आउट ऑफ द सीएफएस। समझ आ गया, कंप्लीटनेस वाला टॉपिक भी हमने खत्म कर दिया है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक अगर हमारा देखें तो वो है, अगर आप इसमें देखें तो आपका आएगा, देखिए नीचे आते जाते हैं, कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत इजी सा चैप्टर है। खुद पे अगर आप इसको रीड कर लोगे ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको सारी मार्क कराता जा रहा हूँ। एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशल कंसिडरेशन ये बता रहा है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और द करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, ये है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, देखो ये अगर आपने कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये पॉइंट्स आप खुद पे खुद याद कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद कर लो, उसमें कंसोलिडेशन जो चैप्टर था ना उसको अगर आप याद करोगे तो हम क्या करते थे, उसमें हम बनाते थे प्री एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। उसके अंदर प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व बनाते थे। आपको एक क्या याद है, प्री एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है, एक पॉइंट निपट गया। उसके बाद ये रिजर्व निकल के आता था, ये पोस्ट वाला निकल के आता था। फिर हम इनको क्या करते थे, माइनॉरिटी और किसके अंदर वो करते थे, यहाँ पर किसके अंदर, पेरेंट और माइनॉरिटी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 20-80 रेशियो होती थी, ये हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर एलोकेशन, एलोकेशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान देना है, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो हम इक्विटी जो है हमारी, ये जो एट्रीब्यूट हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना है। और हमने क्या करना है, और ये जो हम देखते थे ना, जो हम निकालते थे, ये हम कहाँ पे लेके जाते थे, इसका गुडविल निकालते थे और कैपिटल रिजर्व निकालते थे। याद है ना आपको, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते थे। 1.1 गुडविल और कैपिटल रिजर्व का हो गया। और जो चेंजेस आए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में और कंसोलिडेशन में, वो हम उसको ध्यान देते हैं। देखो आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। उसके बाद इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद आपने फोकस करना है प्री एक्विजिशन के ऊपर। फिर आपने प्री एक्विजिशन प्रॉपर एलोकेट हुए हैं पेरेंट और माइनॉरिटी में, वो ध्यान देना है। उसके बाद आपने करना है वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट टेक्स प्लेस इन द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन द सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। खत्म, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था यार। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम फटाफट से एक ये पढ़ते हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। 2 टॉपिक बचे हैं हमारे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी एक रिपोर्टिंग वाला है, उसको आप खुद भी पढ़ोगे ना, या फिर आप ऐसे जब आप 700 की सीरीज पढ़ोगे तब उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक बार मैं आपको ये टॉपिक और याद करा देता हूँ, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कैसे याद करनी है, इसकी मेमोरी टेक्निक्स आपको कैसे याद रखनी है। आपको क्या करना है, इसमें आपको करनी है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। क्या करनी है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। बस आपको याद रखना है 3 इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स करनी है, 3 इंट्रा ग्रुप 3 एडजस्टमेंट। इंट्रा ग्रुप से कैसे याद करेंगे, 3 क्या है, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन द एसेट एक्वायर, इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। ये देखो, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, उसके बाद इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस और इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन द एसेट्स एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर्ड। 3 पॉइंट याद हो गए आपको। उसके बाद आपने 3 एडजस्टमेंट्स याद करनी है, 3 एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द हार्मोनाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द ये रही आपकी, ठीक है, ये सारी आपको एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट याद करनी है। देखो कितने आसानी से हमने मेमोरी टेक्निक बना के आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है, हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिकॉग्नाइज द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कन्वर्ट द कंपनीज लोकल गैप इनटू द गैप इन विच द कंपनी सीएफएस आर प्रिपेयर्ड। समझ आ गया, 6-7 पॉइंट हमने कितने प्यार से याद कर लिए, मतलब बिना किसी मतलब इतनी ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगे। अगर आप देखें तो ये सीएफएस, ये जो आप पढ़ोगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये आपने ऐसे 560 पढ़ोगे, वहां पर आपको यार समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं ये, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। उसके अलावा कोई टॉपिक बचा ही नहीं है यार। देखो एक रिपोर्टिंग वाला टॉपिक बचा है, वो मैंने आपको बता दिया जो बचा है। उसके बाद पढ़ने लायक एक टॉपिक और है जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। ये रहा, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन किस में लेते हैं, देखो एक बार हम वो टॉपिक खोल लेते हैं। इस टॉपिक को भी आप एक बार मार्क कर लेना, ये भी पूछ सकता है यार पेपर में कि ये क्या क्या है, कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर द पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। क्या क्या, अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स परसेंटेज, अमाउंट ऑफ द शेयर इन द P&L परसेंटेज, अमाउंट इन द OCI और उसका परसेंटेज, ये भी पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी है, अगर मैं आपको बताऊं तो नवंबर 22 के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसी वो चीजें हैं जो भी नो नीड टू बी इंक्लूडेड इन द CFS, सिर्फ SFS में ही दिखानी है। क्या क्या, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, डिस्क्लोजर्स ऑफ द अनयूटिलाइज्ड मनी, डिस्क्लोजर ऑफ द MSME, उसके बाद ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑन CIF बेसिस, ये सब, एक्सपेंडिचर इन द फॉरेन करेंसी ऑन द रॉयल्टी नो हाउ, वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। मतलब ये 5-7 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 3-4 पॉइंट याद कर लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये लेटेस्ट नवंबर 22 में याद आया था, या क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये 580 में हम पढ़ते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये आपको किस किस चीज के अंदर लेनी है, आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेनी है, किसके ऊपर, कंप्लीटनेस और आइडेंटिफिकेशन। क्या क्या करना है आपने, किस किस के ऊपर लेनी है, कंप्लीटनेस के ऊपर लेनी है ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द CFS,
और क्या करना है आपने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, एप्रोप्रिएटनेस एंड द कंसोलिडेशन कंप्लीटनेस ऑफ द एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और द करंट पीरियड एडजस्टमेंट। कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था यार, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा है कि ये रिपोर्टिंग वाला टॉपिक छोड़ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप देखो ना इसके अंदर, अगर आप ये पढ़ने का सेंस तब बनेगी अगर आपने ऐसे 700 और 705 701 कर रखा है। देखो अगर वो 700 वाली सीरीज हो जाएगी ना, 700 705 706 710 600 ये सब पढ़ रखे हैं, तब ये पढ़ने का फायदा है। जब आप ये पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बेझिझक होके बता देना। बस इसी तरीके से देखो हमने कितने मिनट में हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, करीब करीब 25 मिनट के अंदर ये हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहना, नई नई वीडियोस के साथ आपके वे जुड़ता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, बेल आइकन की घंटी दबाना, और नई वीडियोस के साथ आपका दोस्त विपुल जुड़ता रहेगा। बस आपके मोटिवेशन, आपके प्यार की आवश्यकता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहते हो आप मेरे को, मैं उसके ऊपर अपने वीडियो बनाऊं तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम पे बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, कहीं पर भी आपका एक मैसेज आते ही उस वीडियो के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। मैं अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। नोट्स आपको सारे के सारे शेयर कर दूंगा। बस अपना इसी तरीके से प्यार देते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।